फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो फार्मेसी। तो हमारी जो फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए जो एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ केवल क्वेश्चंस ही नहीं, उसके साथ ही जुड़े हुए कॉन्सेप्ट और उसके साथ ही जो डिफिकल्ट चीज़ों के लिए जो ट्रिक्स हैं वो ट्रिक्स भी आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी, जो कि आपके लिए डिफिकल्ट थिंग्स को जो है इजिली लर्न करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करती रहेगी। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, बिल्कुल अच्छी चलनी चाहिए, बिकॉज इस बार आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम पूरी तरीके से क्रैक कर देना है ना, क्रैक करना है। बिल्कुल इसी जोश के साथ यहाँ पे पढ़ाई करते रहिए आप सभी, और टेक्नो फार्मेसी आपके साथ बिल्कुल है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम बिल्कुल दोबारा मिलेंगे, पर अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको कैसे मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में आप बने रहिए और इस चैनल के साथ आप जुड़िए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी रहे, है ना। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस की सीरीज लाते रहेंगे। आप यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि तो अकॉर्डिंग टू एसपी स्पेरिंगली सॉल्युबल मींस द पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूएसपी के अकॉर्डिंग स्पेरिंगली सॉल्युबल, तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी मेजर की जाती है वो बेसिकली इस बेस पर की जाती है कि कितने पार्ट सॉल्वेंट के रिक्वायर्ड होते हैं वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। उस बेसिस पर हम ये कहते हैं कि ये सॉल्यूशन स्पेरिंगली सॉल्युबल है कि फ्रीली सॉल्युबल है या फिर स्लाइटली सॉल्युबल है ना। यहाँ पे स्लाइटली सॉल्युबल है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जो स्पेरिंगली सॉल्युबल की बात अगर करें तो हम स्पेरिंगली सॉल्युबल में क्या आएगा, 30 to 100 पार्ट जो है सॉल्वेंट का रिक्वायर्ड होता है वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर केवल एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ पर 3 to 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। तो उन क्वेश्चंस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, तो मैं यहाँ पे आपको बताकर ही आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो यहाँ पे स्पेरिंगली सॉल्युबल से पहले यहाँ पे पूछता है अगर कि पहले वेरी सॉल्युबल की बात की जाए, वेरी सॉल्युबल के बाद क्या पूछ सकता है आपसे, यहाँ पे आपसे पूछता है सॉल्युबल, है ना। यहाँ पे आपसे पूछता है फ्रीली सॉल्युबल, और यहाँ पे वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, और इसके अलावा स्लाइटली सॉल्युबल, है ना, स्लाइटली सॉल्युबल, और यहाँ पे स्पेरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, यहाँ बेसिकली मैं ट्रिक थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप यहाँ पे नोट डाउन करिएगा ट्रिक्स को, है ना, कि यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं यहाँ पे ट्रिक्स बताता हूँ कि वेरी फ्री सॉल्यूशन है, वेरी फ्री सॉल्यूशन है बिकॉज इस बार लाइट है। स्लाइड में से आप लाइट को केवल अंडरलाइन करिए कि वेरी फ्री सॉल्यूशन है बिकॉज इस बार लाइट है ना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि क्या मेरी ट्रिक क्या कहती है। तो यहाँ पे अगर पूछता है कि वेरी सॉल्युबल, क्या पूछता है, वेरी सॉल्युबल, तो वेरी सॉल्युबल के लिए क्या रहता है यहाँ पे, वेरी सॉल्युबल के लिए जो पार्ट रिक्वायर्ड होता है सॉल्वेंट का वो लेस देन 1 रहता है ना, लेस देन 1 पार्ट रिक्वायर्ड होता है सॉल्वेंट का वेरी सॉल्युबल बनाने के लिए। और यहाँ पे अब थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट की। तो मैंने बोला था कि वेरी फ्री सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, तो वेरी फ्री का मतलब क्या होता है कि फ्रीली सॉल्युबल के बारे में पूछ रहा है। तो फ्रीली सॉल्युबल के बारे में अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या होता है अपना 1 to 10 पार्ट रिक्वायर्ड होता है ना। तो यहाँ पे 1 to 10 पार्ट रिक्वायर्ड होता है किस चीज़ के लिए, फ्रीली सॉल्युबल के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं वेरी फ्री सॉल्युबल। तो सॉल्युबल सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्युबल। सॉल्युबल की बात अगर करें कि अगर किसी चीज़ को सॉल्युबल करना है, उस चीज़ पर अगर बात करते हैं तो सॉल्युबल बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड होता है 10 to 30, है ना। 10 to 30 पार्ट जो है रिक्वायर्ड होता है सॉल्वेंट का सॉल्युबल बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था कि वेरी फ्री सॉल्यूशन है बिकॉज इस पार का मतलब होता है स्पेरिंगली। तो स्पेरिंगली की अगर बात की जाए तो स्पेरिंगली तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे स्पेरिंगली के लिए 10 to 30 ही दिया हुआ है ना। इसके बाद इस बार लाइट है, तो लाइट का मतलब क्या हुआ, स्लाइटली सॉल्युबल, है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करते रहिए दोस्तों। तो यहाँ पे स्लाइटली के लिए क्या दिया हुआ है अपना, स्लाइटली के लिए दिया हुआ है 100 to 1000। ठीक है, तो यहाँ होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा और ट्रिक्स भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए आप, तो आपको ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे, है ना। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर
पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब डिसॉल्व होता है किसी सॉल्वेंट में तो उसे क्या कहते हैं? बेसिकली उसे कहते हैं, वेरी सिंपल सी चीज़ है कि उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि किसी एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व होता है किसी भी सॉल्वेंट में, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पे पीएच की बात की जा रही है, तो पीएच बताने के लिए यहाँ पे आप एक इक्वेशन रखिए, हेंडरसन हेसलवेल्च इक्वेशन। और बेसिकली जो 3 इक्वेशंस दी हुई है, हेनरीज लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये सारे गैस लॉज होते हैं ना। अगर आपको पता ना हो तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ये सारे गैस लॉज होते हैं। इसके आगे हम इनकी भी बात करेंगे। तो अब थोड़ा सा चलते हैं, द रेशियो ऑफ वॉइड वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम इज नोन एज। तो यहाँ पे वॉइड वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है बल्क वॉल्यूम से, तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे मुझे लगता है ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको करेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे पोरोसिटी जो है इसमें राइट ऑप्शन होगा, है ना। यहाँ पे हमारा जो पेन है वो थोड़ा ज़्यादा ही ठीक हो गया है, तो यहाँ पे पोरोसिटी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे बल्क डेंसिटी बिल्कुल राइट ऑप्शन नहीं, बिकॉज बल्क मास, जो मास अपॉन जो बल्क वॉल्यूम है उस सारी चीज़ों से बल्क डेंसिटी निकलती है, बताएंगे इसके बारे में भी। लेकिन यहाँ पे पोरोसिटी जो होती है वो राइट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं, चलते चलते हैं यहाँ पे पूछता है कि हाउसनर रेशियो के बारे में। व्हाट इज हाउसनर रेशियो? तो हाउसनर रेशियो जो है अपना वो क्या कहलाता है? टैप्ड डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी। अब बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि टैप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, ग्रेनुअल डेंसिटी, वॉइड डेंसिटी, ये वॉइड वॉल्यूम, ये सॉरी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछते हैं, यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इस कन्फ्यूज़न को दूर करता हूँ, कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि आप हाउसनर से हाउस ले लीजिए। ठीक है, हाउस ले लीजिए, हाउसनर से क्या ले लेंगे? हाउस ले लीजिए। हाउस में क्या होता है? टीवी होती है, टीवी होती है। तो आप ये टीवी देख लीजिए। तो नहीं टीवी नहीं देखना है, अभी वीडियो देखना है, बेसिकली ट्रिक है। तो टैप्ड वॉल्यूम जो भी है, टैप्ड डेंसिटी जो है उसका किसके साथ है? टैप्ड बल्क डेंसिटी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रिक बहुत अच्छी रहेगी और आपको कभी भी मिस्टेक या कंफ्यूजन नहीं होगा इस बारे में कि हाउसनर रेशियो में क्या था, टैप्ड पहले था कि बल्क पहले था कि ग्रेन्यूल था कि वॉइड्स थे, क्या था, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होंगी, मैं तो कहता हूँ। तो यहाँ पे जो 6th क्वेश्चन है अपना, उसको देख लेते हैं कि इज द रेशियो ऑफ द मीन रेसिडेंस टाइम टू द अब्जॉर्प्शन टाइम। तो यहाँ पे मीन रेसिडेंस टाइम का रेशियो किसके साथ है? अब्जॉर्प्शन के टाइम का। तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन से ही आप इस चीज को लर्न कर सकते हैं कि अब्जॉर्प्शन नंबर की डिफिनेशन पूरी तरीके से पूछ रहा है यहाँ पे, और बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है ना। अब्जॉर्प्शन नंबर आप यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे डोज नंबर, इंटेंसिव डिसोल्यूशन, इन सब में जाने की कोई जरूरत नहीं है। डोज नंबर दूसरा होता है, इंटेंसिव डिसोल्यूशन कोई लेन देन यहाँ पे बीसीएस। हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, बीसीएस क्लासिफिकेशन, क्लास 2 ड्रग हैव। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे क्लास 2 ड्रग्स के बारे में पूछ रहा है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, बीसीएस क्लासिफिकेशन भी आपको एकदम क्लियर करता हूँ, स्मूथली आपको लर्न हो जाएगा बीसीएस क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे बीसीएस क्लासिफिकेशन अपन लिख लेते हैं, है ना, बीसीएस क्लासिफिकेशन। और ये बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंड होता है? सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी पर। किसी भी ड्रग का सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है ये चीज़ें। यहाँ पे देख लेते हैं परमेबिलिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, आप बेसिकली उस ग्राफ को देखते जाइएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम परमेबिलिटी बना देते हैं, यहाँ पे क्लास फर्स्ट, अभी थोड़ा सा 1 मिनट, क्लास फर्स्ट यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, यहाँ पे क्लास फर्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे क्लास सेकंड ले लीजिए, यहाँ पे क्लास थर्ड ले लीजिए, और यहाँ पे क्लास 4 ले लीजिए, है ना, क्लास 4 ले लीजिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्लास 4 ले चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कि फर्स्ट में क्या है। तो यहाँ पे आप HL, ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? सॉल्युबिलिटी के बारे में। क्या ले रहे हैं अपन? यहाँ पे ले रहे हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। यहाँ सॉल्युबिलिटी हो गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी के बारे में ले लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली HL, यहाँ पे L हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हाई लो, है ना। यहाँ पे हाई लो कर लेते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं क्या चीज़? यहाँ पे कर देते हैं हाई लो, है ना। तो यहाँ पे हाई लो की बात चलती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास होती है
क्लास जो फर्स्ट होती है उसमें क्या होता है, पहला सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, परमेबिलिटी भी हाई होती है ना। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सेकंड क्लास होता है ना, सेकंड क्लास में जो सॉल्युबिलिटी है वो लो होती है और परमेबिलिटी हाई होती है ना। इसके बाद थर्ड में क्या होता है कि ये जो सॉल्युबिलिटी वो हाई होती है और परमेबिलिटी लो होती है। इसके अलावा फोर्थ क्लास में अगर देखा जाए तो सॉल्युबिलिटी लो होती है और परमेबिलिटी क्या होती है, लो होती है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये ट्रिक आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, आपको कभी भी किसी भी क्लास में बीसीएस के कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ऐसे ही आप थोड़ा सा हमारे ऊपर ट्रस्ट बना के चलिए, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, आप किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे जो सेकंड क्लास होती है उसमें क्या है, लो सॉल्युबिलिटी है और हाई परमेबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन थोड़ा आगे चलते हैं कि एक्सेलरेटेड सॉल्युबिलिटी क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज डन टू। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी टेस्टिंग प्रेडिक्ट द सेल्फ लाइफ ऑफ फॉर्मुलेशन, यहाँ पे सेल्फ लाइफ फॉर्मुलेशन की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी इसलिए चेक ही की जाती है ताकि हम ये देख सके कितने दिन तक की लाइफ है इस फॉर्मुलेशन की। तो यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज डन। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग डन की जाती है टू डिटरमाइन सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही है। और टू डिटरमाइन द कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर पैकिंग, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे टू गेट इन्फॉर्मेशन एट फार्मुलेशन स्टेज, ये भी ठीक है, फार्मुलेशन स्टेज की इन्फॉर्मेशन के लिए भी ठीक है, पैकेजिंग के कंपोनेंट्स के लिए भी करते हैं, इसके अलावा सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट के लिए करते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव इसमें राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट आर फॉर्मुलेटेड टू प्रिवेंट ड्रग रिलीज इन स्टमच। तो यहाँ पे ऐसे जो फॉर्मुलेशन जिनका स्टमच में रिलीज ना हो, बेसिकली क्यों किया जाता है कि कोई भी अगर ड्रग जो है, अगर पेट के एचसीएल से, स्टमच के एचसीएल से अगर कोई भी ड्रग अफेक्ट होती है या फिर उनका रिएक्शन हो जाता है ना, तो ऐसी ड्रग्स को हम थोड़ा सा कवर आउट कर देंगे, उस टैबलेट को हम कवर आउट कर देंगे ताकि क्या होना चाहिए, जो एसिड है वो उस पर जा करके अटैक ना कर सके। तो एसिड अगर अटैक नहीं करता है तो वो जाके कहाँ पर उसकी वो कहाँ पर डिस्चार्ज होती है उस टैबलेट, वो होती है अपने इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में जा करके वहाँ पे सॉल्युबल होती है या फिर कह सकते हैं वहाँ पे ड्रग रिलीज उसका इंटेस्टाइन में होता है। तो ऐसी टैबलेट्स को कहते क्या हैं, तो ऐसी टैबलेट्स को क्या क्या कहते हैं, इंटेरिक कोटेड टैबलेट। यहाँ पे होता है फिल्म कोटेड टैबलेट। अब लोग बात कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटेरिक कोटेड और फिल्म कोटेड में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली इंटेरिक कोटेड जो होती है वो इतना कोट की जाती है कि वो इंटेस्टाइन में जाके जो है अपना ड्रग रिलीज करे। लेकिन फिल्म कोटेड इसलिए बनाया जाता है ताकि कह सकें कि वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से अगर उसकी स्टेबिलिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी जो थेरेपेटिक इफेक्ट्स हैं वो अफेक्ट ना करें, है ना। तो इसलिए उसको फिल्म कर दिया जाता है ताकि एयर, मॉइस्चर, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे जो असर ना हो। इसके अलावा शुगर कोटेड बेसिकली कह सकते हैं आपकी वो शुगर थोड़ा सा स्वीट बनाने के लिए करते हैं। और इसके अलावा चेवेबल टैबलेट्स तो जानते हैं आप, जो कि चेविंग करने के काम आती है ना। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाल्स आई टैबलेट। तो बाल्स आई टैबलेट को और क्या कहते हैं, तो बाल साइज तो पता है ना आपको क्या होता है, बाल साइज वही अपना जो आइस की तरह जो बॉल्स होते हैं ना, आइस के जो बॉल्स होते हैं उसकी तरह। तो उसे हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं, किस चीज़ के नाम से जानते हैं, तो चेवेबल टैबलेट्स को ही हम बाल साइज टैबलेट के नाम से जानते हैं। अब हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता हो कि हाँ ये हेल्पफुल है तभी आप करिएगा, मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट प्लेस्ड अंडर द टंग टू डिसॉल्व। तो यहाँ पे जो टंग के नीचे जो प्लेस की जाती है टैबलेट, बेसिकली वो सबलिंगुअल टैबलेट होती है। इसको आप जो है यहाँ पे सबलिंगुअल टैबलेट ही होती है ना। यहाँ पे बकल टैबलेट है, लॉजेंजेस हैं, ट्रॉचेस है, तो ये सारी चीज़ नहीं होगी। तो सबलिंगुअल टैबलेट हो जो होती है वो टंग के नीचे प्लेस की जाती है। अब आप सोचते हो कि अभी तक हमने ऐसी कोई टैबलेट देखी नहीं जो कि सबलिंगुअली प्लेस की जाती है, तो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो नाइट्रेट्स की टैबलेट होती हैं जो कि एंजाइना के लिए यूज़ की जाती हैं, वो जो है सबलिंगुअली दी जाती हैं, बिकॉज सबलिंगुअल रूट से जो भी ड्रग दी गई वो बहुत तेज़ी से असर करती है और कह सकते हैं कि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से वो होकर नहीं निकलती है, उसको अवॉइड करती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो बहुत ज़्यादा रैपिड एक्शन अपना देती है ना। तो होप सो आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज डायलुएंट्स। तो डायलुएंट्स आप जानते हैं, डायलुएंट्स किस लिए यूज़ किया जाता है, डायलुएंट्स यूज़ किया जाता है आपका कह सकते हैं जो जो ड्रग होती है, कोई भी अगर टैबलेट वगैरह है तो उसमें जो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि ड्रग जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है ड्रग का
उसको छोड़ करके जितनी भी चीज़ें डली रहती हैं वो लगभग डाइल्यूएंट की ही होती हैं, कलरिंग स्वीटनिंग ये सब को छोड़ करके, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लैक्टोलोज, लैक्टोलोज नहीं है, सॉरी, लैक्टोलोज तो ड्रग है, तो यहाँ पे लैक्टोलोज नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हम देख लेते हैं। लैक्टोज तो बेसिकली ये तो होता ही है डाइल्यूएंट, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज भी है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट भी है, ठीक है, लेकिन जो पॉलीविनाइल पायरोलिडीन होता है ये नहीं होता है। तो अब होता क्या है वो भी मैं बता देता हूँ कि पॉलीविनाइल पायरोलिडीन जो होता है वो ड्राई बाइंडर्स होते हैं, ड्राई बाइंडर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं बताते चलूँगा आपको होते क्या है, नहीं होते क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में। ऐसा नहीं कि मैं पीडीएफ को केवल पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको जो भी लिखा हुआ है उसके बारे में बता भी रहा हूँ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टैबलेट आर कोटेड। तो टैबलेट आर कोटेड क्या होता है कि टैबलेट आर कोटेड टू प्रोटेक्ट, किस लिए की जाती है? टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल सही है, बाहर के जो एनवायरमेंट्स है उनसे बचाने के लिए। इसके अलावा मास्क द बिटर टेस्ट, ये भी सही है, बिटर टेस्ट जो भी कड़वापन होता है टैबलेट का उसको मास्क करता है। इसके अलावा टू मेक स्वॉलोइंग ईजियर, हाँ, टैबलेट को बिल्कुल उसी तरीके से पॉलिश्ड भी इसी लिए किया जाता है ताकि रफनेस ना हो और वो इजीली स्वॉलो हो जाए, गले से उतर जाए, है ना। तो ऑल ऑफ दी एबव इसमें राइट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। अब चलते हैं कि वाई ट्रेगाकैंथ इज नॉट यूज एज बाइंडर। तो बाइंडर्स में ट्रेगाकैंथ का यूज क्यों नहीं किया जाता? बेसिकली आता बाइंडर्स में ही है, ट्रेगाकैंथ बाइंडर्स का ही क्लास है, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं यूज किया जाता है? इसके पीछे का जो वजह है वो ये है कि जो ट्रेगाकैंथ होता है वो हार्डन्स ऑन स्टोरेज, मतलब अगर लंबे समय तक ट्रेगाकैंथ जो बाइंडर्स का यूज कर होने वाली जिसमें ड्रग, जिस ड्रग में मतलब ट्रेगाकैंथ का यूज किया जाता है वो ड्रग लंबे समय तक रखे रहने पर हार्डन हो जाती है, मतलब हार्ड हो जाती है, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी में दिक्कत आती है, इसलिए वहाँ पे ट्रेगाकैंथ का यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ड्राइड कॉर्न स्टार्च इज मिक्सड विद ग्रेन्यूल्स फॉर द पर्पज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है ड्राई कॉर्न स्टार्च, लुब्रिकेशन के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, वाइटनेस के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, बाइंडर्स के लिए नहीं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की तरह यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अधेशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू डाई वॉल, मतलब अगर डाई वॉल में अगर कोई भी टैबलेट अगर चिपक जाती है, अधेर हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्टिकिंग, स्टिकिंग कहते हैं, है ना, स्टिकिंग कहते हैं। इसके बाद मॉटलिंग लिखा हुआ है, तो मॉटलिंग बेसिकली क्या होता है, जो कलर होता है टैबलेट का ना वो अगर अनइक्वली है तो उसे मॉटलिंग कहते हैं, मॉटलिंग इफेक्ट। इसके बाद स्टिकिंग क्या हुआ, आपका डाई में कोई भी टैबलेट अगर पंचिंग के समय पे चिपक जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हम स्टिकिंग कहते हैं। इसके अलावा पिकिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर टैबलेट जो है हमारी हमारी जो टैबलेट है वो क्या होती है, इसमें पंच में चिपक जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पंचिंग, मतलब पिकिंग कहते हैं, है ना, उसको पिकिंग कहते हैं। इसके अलावा कैपिंग क्या होती है? तो कैपिंग तो आप समझ सकते हैं, कैपिंग का मतलब होता है किसी भी टैबलेट में कोई भी कैप वगैरह को कैपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर होप सो आपको क्लियर हुआ होगा चीज़ें, है ना। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इफ द एवरेज वेट ऑफ टैबलेट 300 mg देन अलाउड वेट वेरिएशन इज, अगर कोई भी टैबलेट का वेट 300 mg है तो यहाँ पे वेट वेरिएशन कितने का अलाउड है? तो बेसिकली 300 mg टैबलेट के लिए जो वेट वेरिएशन होता है वो कितना होता है? 5% का अलाउड है, कि अगर उसका वेट अगर 300 mg की टैबलेट है तो 5% तक वेट उसका बढ़ सकता है या घट सकता है, फिर भी वो टैबलेट एक्सेप्टेबल है, वो मार्केट में जो है जाने के लायक है, मार्केट अप्रूव है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि टू assess the resistance of tablet to abrasion the test perform is known as। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे abrasions resistance tablet to abrasions, बेसिकली मैं सीधा सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये पूछ रहा है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है टैबलेट का तो वहाँ पे क्या होता है, उसको फ्रिक्शंस झेलने पड़ते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे धक्के वक्के भी देखने को पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे उस चीज़ से टैबलेट को कितना असर पड़ रहा है उस चीज़ की टेस्टिंग को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट। फ्राइबिलिटी टेस्ट का एक अपरटस होता है, बेसिकली मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि फ्राइबिलिटी टेस्ट का एक अपरटस होता है। अगर फ्राइबिलिटी टेस्ट के अपरटस की बात की जाए तो इसका जो आरपीएम होता है ना, वो 25 के हिसाब से चलता है और इंटू 4 कर सकते हैं, तो यहाँ पे 100 आरपीएम दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आरपीएम की बात की गई, यहाँ पे फ्राइबिलिटी टेस्ट होता है, फ्राइबिलिटी का एक अपरटस होता है ना। और यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है, इसके लिए भी एक डिसइंटीग्रेशन का जो अपरटस होता है वो भी होता है ना। तो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन का टेस्ट बेसिकली तब करते हैं जब
किसी भी सॉल्यूशन वगैरह में करना हो, है ना। यहाँ पे बफर सॉल्यूशन, HCl, है ना, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ये इन विवो के लिए होता है टेस्ट। और यहाँ पे फ्राइबिलिटी टेस्ट जो होता है, अब मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हार्डनेस टेस्ट तो आप समझ सकते हैं कि कहीं पर ले जा रहे हैं टैबलेट वगैरह, तो थोड़ा सा हार्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा बहुत उसमें अगर दबाव हुआ तो टूट जाए, है ना। तो यहाँ पे हार्डनेस की अभी बात करेंगे, बिल्कुल आगे बात करेंगे और एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता के जाएंगे यहाँ से। तो फॉर शुगर कोटेड टैबलेट स्पेसिफाइड डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? तो शुगर कोटेड टैबलेट के लिए जो स्पेसिफाइड डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो होता है 60 मिनट्स। ठीक है, ये पूछ रहा है कि शुगर, अगर किसी टैबलेट में शुगर को कोट किया जाता है तो कितने समय में वो डिसइंटीग्रेट होगी, तो 60 मिनट्स में होती है ना। ये ऑफिशियल डाटा है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ऑर्डिनरी टैबलेट पॉजेस हार्डनेस ऑफ, तो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने हार्डनेस की बात की थी, मैंने बोला था कि एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर आपको बता के जाएंगे, तो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ। बेसिकली अगर आपको कहीं दिखता है कि, क्योंकि ये वैल्यू जो होती है वो 5 to 8 kg पर सेंटीमीटर होती है, तो इसके बीच की वैल्यू या फिर आपको 8 दिखता है कहीं भी पेपर में, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, इसको ही आप टिक करिएगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स प्रेफरेबली प्रिपेयर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एस्पिरिन। तो एस्पिरिन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? यहाँ पे यूज किया जाता है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा यूज किया जाता है? ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे अब थोड़ा चलते हैं। कैम ट्रैक्स आर यूज इन द टैबलेट फॉर। तो कैम ट्रैक्स जैसा कि आप जानते हैं, मल्टी पंचिंग मशीन जो होती है, मल्टी टैबलेट पंचिंग मशीन जो होती है, ऊपर एक कैम चलता है यहाँ पे, जिसको आप वो कहते हैं ना, बेल्ट कहते हैं, वो कैम ट्रैक चलता है। तो वो किस लिए होता है? बेसिकली वो क्या करता है? गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ पंचेस। ये मूवमेंट पंच, क्योंकि जो ट्रैक होता है ये चलता हुआ रहता है ना, ये जो पैड है ये चलता रहता है, तो इसी को हमने क्या कह दिया? ट्रैक कह दिया। तो ये यहाँ पे जो पंच लगे रहते हैं उनको यहाँ पे ये मूव कराने का काम करता है। तो ये बेसिकली क्या किया? यहाँ पे गाइड किया, किस चीज के लिए? मूवमेंट ऑफ पंचेस के लिए, है ना। तो मूवमेंट ऑफ पंच को गाइड यहाँ पे करता है। फीडिंग द ग्रेनुअल्स के लिए अलग उसमें सिस्टम्स होते हैं। एडजस्टिंग शेप ये अलग होता है। कंप्रेसिंग के लिए थोड़े से रोलर्स वगैरह लगे रहते हैं उसमें, तो कंप्रेस करते हैं, है ना। फिर इधर लिखा हुआ है इन द ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग स्लेजिंग इज कैरिड आउट बाय। तो जो स्लेजिंग होता है, जब ड्राई ग्रेनुलेशन हम बनाते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे स्लेजिंग करते हैं, मतलब कि पहले उसको थोड़ा बहुत लिक्विड डाल के, जैसे सनी हुई मिट्टी नहीं होती कीचड़ टाइप का, उसी तरीके से हम थोड़ा सा लिक्विड डाल के उस चीज़ को स्लज बनाते हैं उसका। ठीक है, और स्लज बनाने के लिए जो हम मशीन यूज करते हैं वो करते हैं चिल्सोलेटर रोलर कंपैक्टर। ठीक है, चिल्सोलेटर रोलर कंपैक्टर। अब यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं सब कोटिंग इज गिवन टू टैबलेट। तो यहाँ पे सब कोटिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सब कोटिंग इज गिवन टू टैबलेट टू इंक्रीज साइज ऑफ द टैबलेट। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि अगर देखो पहले क्या होता है कि कोटिंग होती है टैबलेट की, और उसके अंदर अगर सब कोटिंग की जाती है तो किस की गई? क्योंकि प्रोटेक्शन तो कोटिंग ही संभाल लेता है, पूरा प्रोटेक्शन कोटिंग करेगा। इंटरिक कोटेड है तो बाहर का जो जो भी चीज़ें हैं वो फैक्टर्स कोटिंग संभाल लेता है, तो सब कोटिंग की जरूरत क्या पड़ी? तो बेसिकली ये टैबलेट का साइज ही तो इंक्रीज कर रहा है, और उसका कुछ काम है तो नहीं, कोई काम तो है नहीं, है ना। तो ये इंक्रीज करता है साइज। और यहाँ पे अगर लिखा हुआ है डिटेरियोरेशन ऑफ माइक्रोबियल अटैक्स वगैरह, तो ये तो बाहर की कोटिंग ही संभाल लेता है। प्रिवेंट सॉल्युबिलिटी इन एसिडिक मीडियम, ये भी बाहर की कोटिंग संभाल लेता है। टू अवॉइड द स्टिकनेस, ये भी बाहर का ही कोटिंग है। तो ठीक है, समझ सकते हैं कि ये केवल साइज बढ़ाने के लिए, और इसका कोई काम नहीं है। फॉर स्टेबल इमल्सन फेस वॉल्यूम रेशियो इज, तो वॉल्यूम रेशियो फेस क्या होता है इमल्सन, स्टेबल इमल्सन के लिए 32/48। ये बिना ऑप्शन के ही आप टिक कर सकते हैं इसको, है ना। तो इन इमल्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोब्यूल्स is not uniform in emulsion, the stages is called the कीमिंग। तो मतलब अगर इमल्शन है कोई भी, जैसे इमल्शन ले लिया, यहाँ पे आपके ग्लोब्यूल्स हैं, अलग अलग ग्लोब्यूल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस स्टेज को क्रीमिंग कहते हैं। जैसा कि आप दूध में देख सकते हैं, जो क्रीम ऊपर आ जाती है, आपको तो इस चीज़ पर नहीं नोट डाउन हो सकता है बिकॉज बहुत ज़्यादा माइक्रो ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो वहाँ पे आप देखे होंगे जो भी ऊपर क्रीम आती है उसे क्रीमिंग ही कहते हैं, और वो ग्लोब्यूल्स का जो अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना राइट ऑप्शन है वो क्या है? क्रीमिंग है ना। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ऑन कमर्शियल स्केल इमल्शन इज प्रिपेयर्ड बाय। तो कमर्शियल स्केल में एक बहुत ज़्यादा अच्छा apparatus यूज़ किया जाता है, होमोजिनाइजेशन। ठीक है, होमोजिनाइजेशन, जो होमोजिनाइजर सिल्वर्सन होमोजिनाइजर एक apparatus होता है, उसका यूज़ किया जाता है किसके लिए? होमोजिनाइजेशन के लिए, जो कि
कमर्शियल स्केल में इमल्सन बनाने के मतलब इंडस्ट्रियल वगैरह में इमल्सन बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, ये बहुत बड़े लेवल पर काम करता है। इसके अलावा इन ड्राई गम मेथड्स 4:2:1 कंसिस्ट ऑफ। तो अगर हम ड्राई गम मेथड से वेट गम मेथड से चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो 4 होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑयल को, 2 रिप्रेजेंट करता है वाटर को, 1 रिप्रेजेंट करता है इमल्सन्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अब यहाँ पे ड्राई गम मेथड इज आल्सो नोन एज, तो ड्राई गम मेथड को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल मेथड। ड्राई गम मेथड को क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल मेथड कहेंगे। इसका दूसरा नाम है ड्राई गम मेथड का। तो यहाँ पे ड्रॉट्स कॉन्टेन क्या होता है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ड्रॉट्स जो होता है वो अपना लिक्विड प्रिपरेशन होता है। क्या होता है, लिक्विड प्रिपरेशन होता है। अब ड्रॉट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ड्रॉट्स के अंदर कितनी डोजेज होती हैं। तो ड्रॉट्स के अंदर यहाँ पे कितनी डोजेज होती हैं, 1 to 3 डोजेज होती हैं। ड्रॉट्स के अंदर बेसिकली 1 to 3 डोजेज होती हैं। वैसे लिक्विड प्रिपरेशन में कितनी होती है, 1 होती है या फिर 2 होती है, कुछ भी है, बेसिकली 1 ही होती हैं। लेकिन ड्रॉट्स की जो स्पेशलिटीज़ है कि वहाँ पे 1 से ज़्यादा ही जो प्रिपरेशन डोजेज होती हैं उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्वीट स्टिकी प्रिपरेशन विथ मेडिकामेंट्स टू एक्सर्ट अ लोकल एक्शन ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन और थॉट्स। तो ऐसा जो प्रिपरेशन जो कि स्वीट हो, थोड़ा सा चिपचिपा हो, जिसके अंदर मेडिकामेंट हो, जो कि किसके लिए हो, जो कि लोकल एक्शंस दें, किसमें, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थॉट्स में। ये थॉट्स में बेसिकली बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे लिक्टस ड्रॉट, और यहाँ पे है हमको आंसर वैसे मिल चुका है कि लोशन और लिनीमेंट। तो यहाँ पे जो लोशन है वो क्या होता है, लोशन आप कहीं मतलब ट्राई कर सकते हैं, जैसे आइज वगैरह में हो गया, है ना। लिनीमेंट ये भी लगभग आप कह सकते हैं, इसको भी आप बाहर ही एक्सटर्नली आप करते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन में बेसिकली कहने का मतलब ये होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जिसमें म्यूकोजल लेयर हो, है ना। ये सारी चीज़ें जो दो आप देख रहे हैं लास्ट में, ये तो स्किन में जो कि बाहर की परत पर ही लगाते हैं इसको। और ड्रॉट्स तो मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे लिक्विड ओरल्स होते हैं, लिक्विड फॉर्मुलेशंस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, लिक्टस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन का सवाल नहीं पैदा होता है, बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब बात आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिजायर्ड फीचर्स ऑफ गुड सस्पेंशन। तो गुड सस्पेंशन के जो हमें जो फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं एक अच्छा सस्पेंशन कहने के लिए, वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो अपना फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उसमें है द पार्टिकल विच सेटल डाउन शुड नॉट डिपोजिट एट द बॉटम एज हार्ड केक, दे मस्ट बी इजिली रिसस्पेंडेड बाय मॉडरेट सेकिंग। तो यहाँ लिखा हुआ है द पार्टिकल विच सेटल डाउन शुड नॉट डिपोजिट एट द बॉटम एज हार्ड केक, बिल्कुल हार्ड केक नहीं फॉर्म होना चाहिए। इसके अलावा इट शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे है इट शुड बी स्टेबल इन केस ऑफ फिजिकल केमिकल माइक्रोबियल अटैक। अगर कोई भी माइक्रोबियल फिजिकल केमिकल जितनी भी अटैक हैं उनसे अगर बच जाता है, बेसिकली यूक्रेन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सस्पेंशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी एबव ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो हमने कह देना है कि ये गुड सस्पेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि रेशियो ऑफ अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट का रेशियो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट से निकाला जाए तो सेटलिंग से पहले, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे क्या चीज़, पहला है हमारा ऑप्शन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन, इमल्सिफिकेशन वॉल्यूम, फेज वॉल्यूम ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे फेज वॉल्यूम रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। इमल्सन वॉल्यूम तो इमल्शन की बात चल रही है, सेडिमेंटेशन तो केवल सस्पेंशन में होता है ना, तो इमल्सिफिकेशन को कोई सवाल ही नहीं है। तो डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन यहाँ पे रेशियो नहीं होता है, डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन होता है कि कितने समय में वो सब बैठता है, वो सारी चीज़ें हुई। और यहाँ पे सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इसका राइट ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन जो वॉल्यूम है वो अपना राइट ऑप्शन है। यहाँ पे वॉल्यूम की बात चल रही थी। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट सिस्टम इज डिपेंड अपॉन। द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस की एबिलिटी डिसॉल्व होना किसमें, सॉल्वेंट सिस्टम में डिसॉल्व होने में। मतलब कि अगर सॉल्वेंट सिस्टम पर कोई भी चीज़ सब्सटेंस डिसॉल्व होता है तो उसकी एबिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 4 ऑप्शन है। तो पहला है नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूट। इसके अलावा है नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव।
तो इसमें जो अपना राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला होने वाला है कि नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द फोर्सेस प्रेजेंट इन द सॉल्यूट। तो यहाँ पे यहाँ पर जो अपना राइट ऑप्शन जैसा कि मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे नेचर इंटेंसिटी ऑफ द फोर्सेस प्रेजेंट इन द सॉल्यूट पर डिपेंड करने वाली है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि डाईमेथाइल एसिटामाइड इज नॉट बीइंग यूज्ड एज अ को सॉल्वेंट इन ओरल लिक्विड्स। तो यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ किया जाता है को सॉल्वेंट ओरल लिक्विड्स में डाईमेथाइल एसिटामाइड क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर, बिल्कुल इसका ऑर्डर नहीं अच्छा होता, टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा होता है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैप्सूल इज, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैप्सूल के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप हमेशा से ही देख पा रहे हैं कि कैप्सूल तो दो ही प्रकार की होती है, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो यहाँ पे हार्ड भी होगा, सॉफ्ट भी होगा, तो बोथ है ए एंड बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, है ना। और अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा ये चीज़ें पढ़ के और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी बूस्ट हो रही होगी, है ना। तो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल मोस्ट वाइडली यूज्ड इज, तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट साइज जो होता है कैप्सूल का वो क्या होता है? तो यहाँ पे होता है 0, 5, 1 या फिर 000, है ना। तो 000 तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा लार्ज साइज कह सकते हैं। स्मॉलेस्ट साइज जितना बड़ा नंबर होगा इसमें उतना ही छोटा कैप्सूल होगा। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, पहले 30 होते हैं, फिर 20 होते हैं। अगर आपसे पूछे कोई तो यहाँ पे वेटनरी के लिए 30, 20 यूज़ होता है। इसके अलावा 10 होता है। इसमें जो ह्यूमन डोज होती है वो 0 से स्टार्ट हो जाती है, 0 के बाद है 1, 2, 3, 4। तो ये जो 3000 होता है ये बहुत ही, जिसको कहते हैं सबसे ज़्यादा, मतलब कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट साइज़ का होता है, ये लास्ट साइज़ का होता है। और जो 5 होता है वो बहुत ही लोवेस्ट साइज़ का होता है ना। तो ये आप बिल्कुल क्लियर करके रखें कि यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 5, ठीक है। 5 जो होता है वो राइट ऑप्शन है। तो अब थोड़ा चलते हैं आगे। इर्वेका किया इज यूज्ड इन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग, है ना। तो यहाँ पे इर्वेका किया एक मशीन होती है जिसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, लेकिन ये किस लिए यूज़ किया जाता है इसका? यहाँ पे वेटिंग मशीन की तरह बिल्कुल नहीं यूज़ किया जाता है, फिलिंग पैलेट्स नहीं यूज़ किया जाता है, टू रिमूव अनफिल्ड जॉइंट ये नहीं किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली डस्टिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ कैप्सूल के लिए इर्वेका किया का यूज़ किया जाता है। तो कैप्सूल 0 हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ, तो कैप्सूल 0 के पास कौन सी कैपेसिटी होती है? तो यहाँ पे जो अपने यहाँ पे जो डोज का लिखा हुआ है 250 mg, 450 mg, 100 mg, है ना, और 650 mg। तो यहाँ पे जो 0 साइज होता है, बेसिकली मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था यहाँ पे कि ये ह्यूमन डोज होती है। तो ह्यूमन डोज के लिए यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पे हम लेंगे 450 mg, है ना, ये राइट ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं अपनी सीरीज में 41 क्वेश्चन पर। बहुत दूर हम लोग आ चुके हैं। बेसिकली मुझे लग रहा होगा कि आप थोड़ा बहुत एग्जॉस्टेड हो गए होंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपके आरआरबी फार्मासिस्ट तक ही है। अगर आप आरआरबी फार्मासिस्ट में सेलेक्टेड हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी स्टोरी बन जाएंगी। आप कह सकते हैं कि आपकी एक वंडरफुल जर्नी, ताकि आप किसी को बताएंगे कि हमने कितना सारा स्ट्रगल किया हुआ है ना। तो जुड़े रहिए आप टेक्नो फार्मेसी के साथ। तो हमारा जो 41 क्वेश्चन है वो कहता है सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन जिलेटिन प्रिपरेशन। तो सल्फर डाइऑक्साइड का यूज जिलेटिन प्रिपरेशन में करते हैं। क्यों करते हैं? कि एज अ कलरिंग एजेंट, टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन, टू रिड्यूस बिटरनेस, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन से बचाता है और बिटरनेस से इसका कोई लेन देन नहीं होता। कलरिंग एजेंट भी ये नहीं होता है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप ए जिलेटिन इज, तो टाइप ए जिलेटिन का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो बेसिकली 9.5 के समथिंग होता है। तो यहाँ पे हम 10 ही ऑप्शन टिक करेंगे। और टाइप बी जो होता है ना वो होता है 4.5 के समथिंग होता है इसका। तो आप ये चीज़ को क्लियर करिए। और इसको याद करने का यही तरीका है। बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ, तरीका क्या है। ये तो ए जो होता है ना वो एसिटिक जिलेटिन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एसिटिक जिलेटिन को अगर रिप्रेजेंट करता है तो उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहाँ आएगा? 0 का होगा जब वो बेस की साइड जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे बेसिक पीएच पर 10 पीएच पर काम जो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आएगा। और जो बी है वो बेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे बेस का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किस साइड आएगा? एसिड साइड आएगा, इसलिए मैंने कहा 4.5, है ना। और डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? 60 मिनट होता है कि 15 मिनट होता है कि 30 मिनट होता है कि 5 मिनट होता है? तो यहाँ पे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का यहाँ पे जो अपना जो टाइम होता है वो होता है 15 मिनट। 15 मिनट यहाँ पे 15 नहीं 15 मिनट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सो यहाँ पे
60 मिनट यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, बिकॉज यहाँ पे 60 मिनट ही राइट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे 15 मिनट तो थोड़ा कम हो जाएगा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के लिए, इतना जल्दी तो डिसइंटीग्रेट नहीं होती है। यहाँ पे बेसिक एम्प्टी कैप्सूल सेल आर मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ, तो बेसिक एम्प्टी कैप्सूल सेल आर मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, शुगर है, वाटर है, जिलेटिन है, ऑल ऑफ द एबव है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये शुगर, वाटर, जिलेटिन ये रिक्वायर्ड तो है, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिसाइजर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जैसे सॉर्बिटॉल वगैरह हो गया, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया, है ना। ये जो प्लास्टिसाइजर है बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स तो बिल्कुल यूज़ होते हैं बेसिकली मोस्ट स्पेशली इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा चीज़ें। तो अब आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ न्यूक्लिएशन फेज। तो यहाँ पे न्यूक्लिएशन फेज की स्टेज के बारे में बात करता है। तो पहला स्टेज क्या आता है, पेंडिकुलर और फ्यूनिकुलर और कैपिलरी और इसके अलावा ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली ये पूरी सीरीज में लिखी हुई हैं चीज़ें। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इसकी जो ट्रिक होती है उसकी ट्रिक आप नोट कर लीजिए कि पेन में जो है, पेन में क्या लगा हुआ है, फनी कैप लगी हुई है, पेन में फनी कैप लगी हुई है। और आपका जो ये सीरीज है न्यूक्लिएशन फेज का, ये आपको लर्न हो जाएगा, है ना। तो बाल ग्रोथ फेज इज ऑल्सो नोन एज, तो यहाँ पे एब्रेशन ट्रांसफर फेज होगा, कोलेसेंस फेज होगा, लेयरिंग फेज होगा, न्यूक्लिएशन फेज होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होता है वो होता है आपका एब्रेशन ट्रांसफर फेज, बाल ग्रोथ फेज के लिए, है ना। बाल ग्रोथ फेज का नाम है एब्रेशन फेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैलेटाइजेशन प्रोसेस। पैलेटाइजेशन प्रोसेस नहीं है इनमें से, तो पहला है एजिटेशन ऑप्शन है, फिर कॉम्पैक्शन है, इसके अलावा थोड़ा सा आगे चलते हैं, एजिटेशन, कॉम्पैक्शन और सीविंग एंड ग्लोबुलेशन। तो जो पैलेट्स को बनाने की जो प्रोसेस यूज़ की जाती है पैलेटाइजेशन, उसके लिए यहाँ पे जो एजिटेशन है वो भी रिक्वायर्ड होता है ना, एजिटेशन भी रिक्वायर्ड होता है, कॉम्पैक्शन कॉम्पैक्ट करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है ना। इसके अलावा सीविंग, सीविंग का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो करना, रिड्यूस करना या कहते हैं सेपरेट करना। ये प्रोसेस बेसिकली पैलेट्स में नहीं यूज़ की जाती क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। इसके अलावा ग्लोब्यूलेशन का काम है, तो यहाँ पे सीविंग जो होता है वो राइट ऑप्शन होगा, है ना। द प्रोसेस इन विच लिक्विड ड्रॉपलेट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्फेरिकल पार्टिकल बाय यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड ड्रॉपलेट को कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड स्फीयर में बाय यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन, तो उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं। बेसिकली जब भी नाइट्रोजन का नाम है, लिक्विड नाइट्रोजन का नाम आए, तो आप क्रायो में ज़रूर जाएं, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है क्रायो से जुड़ा हुआ होता है। क्रायो बेसिकली फ्रीजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है ये है क्रायो पैलेटाइजेशन, ठीक है, क्रायो पैलेटाइजेशन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पर ठीक है, आप समझ सकते हैं क्रायोपैलेटाइजेशन। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेरेंट्रल, तो यहाँ पे कौन सा जो सॉल्वेंट है वो पेरेंट्रल यूज़ किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेरेंट्रल। तो यहाँ पे डाइमिथाइल एसिटामाइड हो गया, या फिर पैग 400 हो गया, बेंजाइल बेंजोएट हो गया, ऑल ऑफ द अबव हो गया। तो पैग का तो बहुत सारे यूज़ है इसका, लेकिन बेंजाइल बेंजोएट का आप जानते हैं प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ है, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स में पेरेंट्रल में यूज़ नहीं है इसका, ठीक है, पेरेंटल यूज़ नहीं है। इसके अलावा इसमें डाइमिथाइल एसिटामाइड जो होता है वो राइट ऑप्शन है, जो कि सॉल्वेंट की तरह यहाँ पे यूज़ होता है। बेसिकली ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो आप क्लियर करते हुए चलिए, ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। यहाँ पे ये नहीं है कि जो आपके पास क्वेश्चन है केवल आप उसी को सॉल्व करिए, उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी बिल्कुल सॉल्व करिए। एन इंजेक्शन इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू आर्टरी इज नोन एज, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि अगर कोई भी इंजेक्शन को आर्टरी में दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रा आर्टीरियल, है ना। तो इंट्रा आर्टीरियल ही कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पे आपके लिए थैंक यू है, आप हमारे साथ बने रहें। इसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच काइंड ऑफ कंटेंट। यहाँ पे जो हंसता खेलता बच्चा है ये आपसे कह रहा है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए। तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और इस बार आरआरबी फार्मासिस्ट बिल्कुल आपको क्रैक करना है और इसमें आपको कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, चाहे फिर वो एमसीक्यूज़ हो या फिर कॉन्सेप्ट्स हो या फिर कोई भी ट्रिक्स हो। ये सारी चीज़ जितनी भी आपको मिलती हैं इस यूट्यूब चैनल पर, आप लें उस चीज़ को, उस चीज़ का बेनिफिट आप लें, क्योंकि आप ही हैं उस चीज़ के हकदार। तो ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये मैं आपसे लास्ट बार कह रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस।